सभी भाइयों को नमस्कार। मेरे द्वारा फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 107 पर एक वीडियो पूर्व में ही पब्लिश की जा चुकी है। सेक्शन 107 के सबसेक्शन 16 में कहा गया है कि सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 108 एंड 113 और सेक्शन 117 और सेक्शन 118 अर्थात इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए सेक्शन 107 के अंतर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश फाइनल होगा तथा पक्षकारों पर बाइंडिंग होगा। अब प्रश्न यह आया कि सेक्शन 107 और सेक्शन 113 में रिवीजन के संबंध में एवं सेकंड अपील के संबंध में प्रावधान तो किया गया है, परंतु इस संबंध में जीएसटी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था कि रिवीजन किस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा आदि तथा सेकंड अपील कहाँ की जाएगी। यहाँ तक कि जीएसटी एक्ट में ट्रिब्यूनल के संबंध में कार्य करने योग्य कोई स्पष्ट प्रावधान आज तक नहीं है। रिवीजन के संबंध में दिनांक 13 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 5/2020 जारी किया गया तथा रिवीजन किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा यह नोटिफाई किया गया। इसका अर्थ यह है कि दिनांक 13 जनवरी 2020 से पहले इस बिंदु पर जीएसटी एक्ट में कोई प्रावधान लागू नहीं थे तथा सेकंड अपील के संबंध में दिनांक 13 मार्च 2020 को सर्कुलर नंबर 10132 जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन नंबर 132/2020 के पैरा नंबर 4.3 में यह स्पष्ट किया गया कि ट्रिब्यूनल गठित होने एवं प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट द्वारा अपने कार्यालय में बैठना शुरू करने की दिनांक से सेकंड अपील को दाखिल करने का समय शुरू होगा। अर्थात द prescribed time limit to make application to appellate tribunal will be counted from the date on which the president or the state president enters office। मेरे द्वारा इस वीडियो में जीएसटी एक्ट में रिवीजन एंड सेकंड अपील के प्रावधानों के संबंध में वर्णन करने का प्रयास किया गया है। आशा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो इनहेरेंट पावर्स ऑफ फर्स्ट अपील अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल के संबंध में जारी किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुने ताकि मेरे द्वारा किए गए प्रयासों को ठीक से सुना जा सके तथा मेरे विचारों में यदि कोई गलती प्रकट हो या आपका कोई सुझाव हो तो उस गलती या उस सुझाव से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तथा इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस ब्लॉग का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम रिवीजन एंड सेकंड अपील टू ट्रिब्यूनल के संबंध में जीएसटी एक्ट के प्रावधानों पर विचार करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवीजन किस अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत इस संबंध में कुछ भी नहीं था। रिवीजन अथॉरिटी को केवल सेक्शन 299 अर्थात सेक्शन 2 के सबसेक्शन 99 में निम्न प्रकार घोषित किया गया है। रिवीजन अथॉरिटी मीन्स an authority appointed or authorized for revision of decision or order as referred to section 108। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 एवं सेक्शन 108 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 5/2020 डेटेड 13 जनवरी 2020 जारी किया गया तथा निम्न अधिकारियों को रिवीजन अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट किया गया। नंबर ए, एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के द्वारा पास किए गए ऑर्डर के लिए द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। नंबर बी, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल टैक्स के द्वारा पास किए गए ऑर्डर के लिए द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स।
इन अधिकारियों को धारा 108 के लिए रिविजनल अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 108 के अंतर्गत रिविजनल अथॉरिटी के अधिकार निम्न प्रकार से हैं। रिविजनल अथॉरिटी स्वयं के प्रस्ताव पर या उसके द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर या राज्य के कमिश्नर के अनुरोध पर या यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर के अनुरोध पर यदि आवश्यक हो तो वह किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा किसी निर्णय या आदेश को लागू होने से उस अवधि तक के लिए जितनी वह उचित समझे रोक सकता है तथा उससे संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद और इस तरह की आवश्यक पूछताछ करने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे, जिसमें उस आदेश या निर्णय के एनहांसमेंट, मॉडिफिकेशन या एनलिंग के संबंध में शामिल है। रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को फॉर्म RVN 01 में नोटिस जारी किया जाएगा और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद फॉर्म APL 04 में ऐसा ऑर्डर देगा जैसा वह उचित समझे, जिसमें एनहांसमेंट और मॉडिफिकेशन और एनलिंग के आदेश शामिल हैं। रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा ऐसा आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब उस मामले के रिकॉर्ड की जांच करने पर वह यह पाता है कि उसके किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर द्वारा दिया गया निर्णय या आदेश राजस्व के हित में नहीं है और वह गैर कानूनी तरीके से या अनुचित है या मटेरियल फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सेक्शन 108 के सबसेक्शन 2 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता यदि नंबर ए उस ऑर्डर के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील कर दी गई है, या नंबर बी सेक्शन 107 के सबसेक्शन 2 के अनुसार ऑर्डर के कम्युनिकेशन की तारीख से 6 महीने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है या ऑर्डर के कम्युनिकेशन की डेट से 3 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। नंबर सी उस निर्णय या आदेश पर पहले ही रिवीजन हेतु विचार किया जा चुका है। नंबर डी सबसेक्शन 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके आदेश पारित किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जिस आदेश का रिवीजन किया जाना है उस आदेश का पहले ही रिवीजन किया जा चुका है। सेक्शन 108 के सबसेक्शन 2 में एक प्रोविसो भी दिया गया है। इस प्रोविसो के अनुसार रिविजनल अथॉरिटी किसी भी ऐसे बिंदु पर ऑर्डर पास कर सकती है जिसे अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया ही नहीं गया हो या उस बिंदु पर निर्णय ही नहीं किया गया हो। इस प्रकार का आदेश अपील की तारीख से 1 वर्ष या ओरिजिनल ऑर्डर से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले जो भी बाद में हो तक पारित किया जा सकता है। सेक्शन 108 के सबसेक्शन 3 में यह कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 113 और सेक्शन 117 और सेक्शन 118 अर्थात इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए सेक्शन 108 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश फाइनल होगा और पक्षकारों पर बाइंडिंग होगा। अब हम सेक्शन 112 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के समक्ष सेकंड अपील के प्रोविजंस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें अपील के प्रोविजंस पर विचार करना चाहिए। सेक्शन 107 के सबसेक्शन 16 में कहा गया है कि इस सेक्शन के अधीन पारित प्रत्येक आदेश सेक्शन 108, सेक्शन 113 या सेक्शन 117 या सेक्शन 118 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। इसके अलावा रिविजनल प्रोसीडिंग्स के सेक्शन 108 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि इस सेक्शन के अधीन पारित प्रत्येक आदेश सेक्शन 113, सेक्शन 117 या सेक्शन 118 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पक्षकार पर बाध्यकारी होगा।
इस प्रकार सेक्शन 107 के अंतर्गत फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी द्वारा पारित एवं सेक्शन 108 के अंतर्गत रिविजनल अथॉरिटी द्वारा पारित दोनों ही आदेश सेक्शन 117, 113, सेक्शन 117 एवं सेक्शन 118 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पक्षकार पर बाध्यकारी होंगे। सेक्शन 112 के अंतर्गत सेकंड अपील बिफोर ट्रिब्यूनल के प्रोविजन निम्न प्रकार से हैं। सेक्शन 107 या सेक्शन 108 के अधीन पारित किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के कम्युनिकेशन की तारीख से 3 महीने के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2020 को सर्कुलर नंबर 130/2020 जारी किया गया तथा इस सर्कुलर के पैरा नंबर 4.3 में यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा को उस तिथि से गिना जाएगा जिस दिन प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। इस सर्कुलर के इसी पैरा 4.3 में आदेश में उल्लेख किया गया है कि आदेश पारित करते समय प्रत्येक अपीलीय अधिकारी अपीलीय आदेश की प्रस्ताव में उल्लेख कर सकते हैं कि appeal may be made to appellate tribunal whenever it is constituted within 3 months from the date of president or state president enters office। अपीलीय अधिकरण अपने डिस्क्रिप्शन पर ऐसे किसी भी आदेश की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है जहां टैक्स या इनपुट टैक्स या फाइन या फी या पेनल्टी की धनराशि 50,000 से अधिक नहीं है। रूल 110 के अनुसार सेक्शन 112 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील संबंधित दस्तावेजों के साथ या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या अन्यथा रूप से रजिस्ट्रार द्वारा नोटिफाई किया गया फॉर्म GST APL 5 में कॉमन पोर्टल पर दाखिल की जा सकती है तथा इसकी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट अपीलकर्ता को तुरंत जारी की जाएगी। रूल 110 के सब रूल 2 के अनुसार सेक्शन 112 के सबसेक्शन 5 के अधीन अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष क्रॉस ऑब्जेक्शन या तो इलेक्ट्रॉनिकली या जैसा रजिस्ट्रार द्वारा नोटिफाई किया जाए उस रूप में उस प्रकार से फॉर्म APL 06 में दाखिल किया जाएगा। रूल 110 के सब रूल 3 के अनुसार अपील एवं क्रॉस ऑब्जेक्शन को रूल 26 में दिए गए तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा। रूल 110 के सब रूल 4 के अनुसार सब रूल 5 में स्पेसिफाइड फीस के साथ निर्णय आदेश जिसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपील दाखिल करने से 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट अपील संख्या दर्शाते हुए फॉर्म GST APL 02 में जारी की जाएगी। जहां फॉर्म GST APL 05 में अपील दाखिल करने के 7 दिन के भीतर निर्णय आदेश की सर्टिफाइड कॉपी दाखिल कर दी जाती है तो अपील दाखिल करने की तारीख वह समझी जाएगी जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जारी किया गया तथा यदि निर्णय आदेश की सर्टिफाइड कॉपी 7 दिन के बाद दाखिल की जाती है तो अपील दाखिल करने की तारीख वह समझी जाएगी जिस दिन निर्णय या आदेश की सर्टिफाइड कॉपी दाखिल की गई है। फाइनल एक्नॉलेजमेंट जारी होने पर ही अपील दाखिल करी गई मानी जाएगी। अपील दाखिल करने या रेस्टोरेशन के लिए टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स की धनराशि के प्रत्येक 1 लाख पर 1,000 रुपये होगी तथा अपील की अधिकतम फीस 25,000 होगी। कमिश्नर द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या CGST/UT/GST एक्ट के कमिश्नर के अनुरोध पर अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी द्वारा पारित किसी आदेश की लीगलिटी या प्रोप्राइटी की जांच कर सकता है और अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि उस आदेश के पारित होने की तारीख के 6 महीने के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन करे।
जहां कमिश्नर के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में ऑथराइज्ड ऑफिसर या द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन करता है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा इस प्रकार की एप्लीकेशन का इस प्रकार निपटारा किया जाएगा जैसे कि यह सेक्शन 107 के सबसेक्शन 11 के अंतर्गत किसी आदेश के विरुद्ध अपील थी। इस सेक्शन के अधीन सूचना प्राप्त होने पर जिस पक्ष के खिलाफ अपील दाखिल की गई है उसके द्वारा अपील दाखिल होने के 45 दिनों के भीतर क्रॉस ऑब्जेक्शन निर्धारित तरीके से वेरीफाई करते हुए दाखिल करना होगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल आवेदन पत्र को अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष फॉर्म GST APL 07 में समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ दाखिल किया जाएगा। रूल 111 के सब रूल 2 के अनुसार सब रूल 1 में अपील दाखिल करने के 7 दिन के अंदर उस आदेश की प्रमाणित कॉपी जिसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सबसेक्शन 1 में अपील दाखिल करने में देरी होने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा 3 महीने की देरी को तथा सबसेक्शन 5 में अपील दाखिल होने में देरी होने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा 45 दिन की देरी को माफ किया जा सकता है यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा इस बात से संतुष्ट है कि देरी को माफ करने का उचित कारण था। रूल 110 के सब रूल 3 के अधीन अपील तथा क्रॉस ऑब्जेक्शन को रूल 26 में दिए गए तरीके से हस्ताक्षर किया जाएगा। सबसेक्शन 1 के अधीन कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा निम्न का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। नंबर 1, विवादित आदेश के विरुद्ध वह धनराशि जो टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस या पेनल्टी के रूप में अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार की जाती है। ये और नंबर 2, विवादित आदेश के विरुद्ध डिस्प्यूटेड टैक्स का 20%, जहां अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त सबसेक्शन 8 के अनुसार उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, शेष धनराशि की वसूली की कार्रवाई इससे समझी जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल की गई प्रत्येक एप्लीकेशन, चाहे वह अपील में गलती के सुधार के संबंध में हो या अपील या एप्लीकेशन के रेस्टोरेशन के संबंध में हो, वह एप्लीकेशन निर्धारित फीस के साथ दाखिल की जाएगी। परंतु रूल 110 के सब रूल 6 के अनुसार सेक्शन 112 के सबसेक्शन 10 के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन के लिए कोई फीस निर्धारित नहीं है। अब रूल 112 के अंतर्गत अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष एडिशनल एविडेंस दाखिल करने का प्रश्न आता है। अपीलकर्ता को अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी भी एडिशनल एविडेंस को दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह एडिशनल एविडेंस लिखित हो या मौखिक हो। परंतु एडिशनल एविडेंस निम्नलिखित परिस्थितियों में दाखिल की जा सकती है। क्लॉज ए, जहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी द्वारा एविडेंस लेने से इनकार कर दिया हो जिन्हें उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। क्लॉज बी, जहां अपीलकर्ता के पास उन साक्ष्यों को जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा मांगे गए थे दाखिल नहीं करने का समुचित कारण था। क्लॉज सी, जहां अपीलकर्ता के पास अपील के आधार के लिए रेलिवेंट एविडेंस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष दाखिल नहीं कर पाने का समुचित कारण था। तथा क्लॉज डी, जहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा अपीलकर्ता को अपील के किसी आधार पर रेलिवेंट एविडेंस दाखिल करने से अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना रोका गया हो। किसी भी सबूत को सब रूल 1 के अंतर्गत अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा उस एविडेंस को स्वीकार करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किए बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा सब रूल 1 के अंतर्गत दाखिल किए गए किसी एविडेंस को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को निम्नलिखित हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाता है।
क्लॉज ए कि वह किसी एविडेंस या डॉक्यूमेंट की जांच करे या अपीलकर्ता द्वारा प्रोड्यूस किए गए किसी गवाह को क्रॉस एग्जामिन करे, तथा क्लॉज बी अपीलकर्ता द्वारा प्रोड्यूस की गई किसी एविडेंस की काट के लिए कोई एविडेंस पेश करे। अब रूल 113 अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश के संबंध में है। नंबर 1, अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 107 के सबसेक्शन 11 के तहत अपने आदेश के साथ फॉर्म GST APL 04 में आदेश के सारांश जारी करेगा तथा स्पष्ट रूप से फाइनल अमाउंट ऑफ डिमांड का भी संकेत देगा। नंबर 2, जुरिडिक्शनल ऑफिसर द्वारा फॉर्म GST APL 04 में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित राशि दर्शाई जाएगी। अब वीडियो के अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद सहित।